Hello students, so we have started with the first chapter of history, and in that we are looking into the modern period, modern age of history. Okay, so right now we are looking at the modern Europe, okay, and the different moments, different movements which led us to the modern age. Okay, like Renaissance movement, we have seen Reformation movement, how people started questioning the Roman Catholic Church and the position that the Pope held in that Roman Catholic Church. We have seen the voyages of discovery, how different sea routes were found to reach to Asian continents and different American continents. Okay, so this all we have seen in the last video. Today, right now, we are starting with the next topic, that is industrial revolution. So in the modern age, that is after the 17th century, there was lot more demand of the goods or the services among the people, and the time required to produce those goods needed to be the short period of time. Okay, मतलब अब लोगों के बीच में सभी goods का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने लगा था. अब लोगों को बहुत ज़्यादा goods की ज़रूरत पड़ने लगी थी उनके डे टू डे लाइफ में. Okay, but the time required to produce those goods, time required to manufacture those goods was still more. ठीक है ना, वो स्टिल अभी भी ज़्यादा टाइम लग रहा था. सो द ट्रेडर, द मर्चेंट स्टार्टेड थिंकिंग द डिफरेंट वेज टू लेट दैट गुड्स बी मेड इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम. कैसे वो गुड्स को कम टाइम में बनाया जाए, उसके काफ़ी तरीके सोचा कर रहे थे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स लोग. ओके, सो देयर वर टू सिस्टम, टू बेसिकली देयर वर टू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. तो इस वक्त हम लोग डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन पे पढ़ते हैं. व्हाट वाज डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन? तो बाय द नेम डोमेस्टिक हम लोग को पता ही चल जाता है ये किसी घर में या छोटी सी जगह पे इनके प्रोडक्शन हुआ करते होंगे. ओके, सो अंडर दिस सिस्टम, अंडर द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द आर्टिसंस यूज्ड टू कलेक्ट रॉ मटेरियल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्टिसन? आर्टिसन मीन्स स्किल्ड वर्कर हु यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गुड्स विद their bare hands. Okay, they used to collect raw material. It means they used to purchase their raw material. Raw material means जिसकी मदद से फ्यूचर में फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं दूध के मदद से ही फ्यूचर में मैं चाय बना सकता हूँ. तो दूध मेरे लिए रॉ मटेरियल है. ओके, जिसकी मदद से मैं फ्यूचर में गुड्स बनाऊंगा. ओके, सो दिस आर्टिसंस यूज टू कलेक्ट और परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द मर्चेंट. दे यूज टू मेक दोज गुड्स और एनीथिंग विद देयर बेयर हैंड्स. अपने हाथों से उन लोग अपने घर के अंदर गुड्स बनाते थे. एंड फाइनली दे यूज टू सेल अगेन दोज फिनिश गुड टू द मर्चेंट, जो मर्चेंट आके जाके फाइनल कंज्यूमर को बेचते थे. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस दोज गुड्स. और कंज्यूमर इतना सेटिस्फाई नहीं होते थे जब वो गुड्स हाथ से बनाए जाते थे, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था वो गुड्स बनाने के लिए. ओके, दिस मर्चेंट कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द मार्केट. मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ते जा रही थी, बट जब आर्टिसंस लोग अपने हाथ से मैन्युफैक्चर कर रहे तो इतने तेज़ी के साथ, इतने रैपिडली उन लोग इतने सारे गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे. सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू फाइंड आउट अ न्यू सिस्टम ऑफ अ प्रोडक्शन. तो अब ये न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? इट वाज द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन विच वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. बाय द वर्ड फैक्ट्री सिस्टम हमें पता चल जाता है इसमें मशीन यूज होती है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ना कि घर के अंदर डोमेस्टिक में बनाए जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट system which was used for production was factory system of production. It started in the 18th century. So जो भी अमीर मर्चेंट्स थे, जो भी अमीर ट्रेडर्स थे, जो भी रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैक्ट्री चालू की अपनी खुद की. फैक्ट्री के अंदर रिच एक्सपेंसिव मशीन्स को उन्होंने इंस्टॉल किया. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज रिच और एक्सपेंसिव मशीन्स दे यूज्ड टू they were able to manufacture goods within a short period of time, and that too very rapidly. And because of all this, they were able to meet the demand which was made by the consumer in a short period of a time. ठीक है ना, उन जो भी कंज्यूमर की डिमांड थी उन लोग फटाफट बना के, मशीन से फटाफट बना के उन लोग गुड्स उनको बेच सकते थे, और इसीलिए उन लोग आर्टिसंस को हरा पा रहे थे. ओके, so rich merchants installed newly invented machines, brought raw material from the market and employed workers on wages to produce goods on machine. तो उन्होंने एम्प्लॉय को हायर किया था. एम्प्लॉय मतलब अपने फैक्ट्रीज में लोगों को काम करने के लिए रखा था, और उनको इन रिटर्न उनको वेजेस देते थे. वेजेस मतलब एक तरह का सैलरी होता है विच इज पेड डेली. ओके, सो दिस डेवलपमेंट कि फैक्ट्रीज में मशीन इंस्टॉल करके लोगों को काम देके फटाफट गुड्स बना के कंज्यूमर को हम लोग बेचेंगे, दिस डेवलपमेंट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Okay, it is called revolution because it marked a radical change. Meaning of the word revolution means complete change. So it marked a radical change. Radical meaning fundamentally change कर दिया, मतलब बेस से ही पूरा change कर दिया. जैसे कि domestic system of production में they used to manufacture goods with the bare hands. अपने हाथों से उन लोग goods बनाया करते थे. But in factory system of production they started making goods in on machine. Okay, तो पूरा radical change, बेस से ही पूरा change कर दिया. Okay,
So this was the industrial revolution. So next topic is about why England. So we all know that industrial revolution was started in England, but why England? क्यों इंग्लैंड को ही चुना गया था या क्यों इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट. Industrial revolution began in England in the middle of 18th century. Okay, and at that time there were certain advantage to the England so that they could start industrial revolution in their own country. So first point is England had an abundant supply of natural resources, especially coal and iron needed for industrialization. So first of all, England was very rich in different kinds of natural resources, and most important thing is they were rich in coal and iron, which was most needed for the for running the machines. That was most important part of industrial revolution, and because of all this, industrialization could take place in England. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंग्लैंड हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है ना. और गवर्नमेंट स्टेबल होने की वजह से दे वे गिवन लिबर्टी, मतलब ट्रेडर्स लोग को काफ़ी फ्रीडम दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे उनको अपना बिजनेस करना है वो उस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज विद द एवोल्यूशन ऑफ सर्फडम इन द 18th century a large number of people became free. They moved to the cities looking for the work, thus cheap labor was easily available. So abolition of serfdom is काइंड ऑफ अ स्लेवरी. तो स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था ड्यूरिंग द 18th century, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैनी पीपल बिकेम फ्री. तो उन लोगों को काम की तलाश थी. एंड इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लोग ने फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में भी देखा कि फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है. सो द मर्चेंट्स और द ट्रेडर was able to get easily the cheap labor at a cheap price. Okay, next point is British government with its strong navy काफ़ी strong था ब्रिटिशर्स के. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर जोग्राफिकल एक्सपेंशन. अपने देश को उन लोग और बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. सो दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. अभी कॉलोनीज क्या होते हैं, मतलब जब भी कोई स्ट्रॉन्गर कंट्रीज किसी वीकर कंट्री में जाके उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उन लोग अपना कब्जा जो जमाते हैं उसको कहते हैं कॉलोनीज. जैसे कि ब्रिटिशर्स जब रूल करने आए थे इंडिया में तो उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज इंडिया में डिफरेंट जगह पे सबसे पहले आके एस्टेब्लिश की थी. ओके, सो दे स्टार्टेड एस्टेब्लिश कॉलोनीज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट द रॉ मटेरियल. उन लोगों ने ट्रेड के मकसद से ही अपने कॉलोनीज एस्टेब्लिश किए थे. ओके, दिस कॉलोनीज ऑल्सो सर्व्ड एज अ मार्केट वेयर द ब्रिटिश कुड डंप देयर फिनिश प्रोडक्ट फॉर सेल. तो सबसे पहले उन्होंने ये कॉलोनीज बनाए थे ताकि उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके. और एक बार रॉ मटेरियल उनके कंट्री यानी कि इंग्लैंड में आ गया तो उस विद द हेल्प ऑफ दैट रॉ मटेरियल दे वर एबल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स. एंड आफ्टर फिनिश गुड्स वो प्रोड्यूस वो वापस उसको लेके जाके उन्हीं डेवलप्ड कंट्री में जहाँ पे उनके कॉलोनी से उधर ही जाके बेचने की कोशिश करते थे. Okay, next point is an atmosphere of scientific inquiry and improved transport system in the form of canals and roads helped England become the first industrialization. So first of all, there was kind of a scientific inquiry. Okay, means people started becoming more knowledgeable. They started to gain more education. And next point is transport system was very much improved in England. Canals and roads were developed. Canals means an artificial waterway system through which boats and ships were able to pass. Okay, and roads were most developed of the England. So it was that England became the first industrialized nation of the world. Okay, so the next topic is about the major inventions. So first of all, textile industry was first industry which was completely mechanized. मतलब पूरी तरीके से मशीन इस इंडस्ट्री में यूज होने लग गई थी, कपड़ों की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, सो व्हाट वर द मशीन दैट वर यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज वर जेम्स हार्ग्रीव्स स्पिनिंग जेनी. ओके, रिचर्ड्स आर्कराइट्स वाटर फ्रेम, सैमुअल क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल, एडमंड कार्टराइट्स पावर स्पिनिंग म्यूल, Edmund Cartwright's power loom, John Kay's flying shuttle, and many other inventions increased the production of the cloth. Okay, Lancashire and Yorkshire emerged as the two main centers of the textile industry. दो सिटी थे लैंकेशायर एंड यॉर्कशायर. इन दोनों मेन जगह पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी रैपिडली बूम किए थे, यानी कि इंक्रीज हो चुके थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये दो सिटीज़ में. So the next is steam engine, which was developed by James Watt, replaced water and horsepower which was required in many different industry before that. Okay, George Stephenson's steam power locomotive helped in the transport of various different materials such as raw material from one place to another. Inventions such as seed drills. Seed drills means it was a kind of an instrument which used to allow the seeds to be planted easily deep inside the earth. Okay, and a horse hoe. With the help of horse hoe, we can easily able to loosen the soil of the earth, because of all which the productivity of agriculture was increased. Okay, better coal mining techniques were developed. Okay, coal कैसे मिल सकता है ज़मीन के नीचे से. And in a course of time, all major industry
दैट इज सभी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ा था, सभी इंडस्ट्री को अफेक्ट पड़ा था विद दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड. ओके, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप. इंग्लैंड से शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट इट्स ग्रेजुअली स्लोली पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ, एंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, देन जापान एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, so the next topic is about the impact. What effect does the industrial revolution had on the life of the people or the places or the countries? Okay, so industrial revolution led to sweeping changes in Europe and elsewhere. Means it has a tremendous effect, not only in Europe but everywhere else in the world. ठीक है ना. First is rise of capitalism. Industrialization led to the decline of feudalism in Europe. अब ये feudalism क्या होता है? So in the medieval age in Europe, only the noble family, only the rich class family were able to own or purchase the land. ठीक है, और उनके अंडर ही सभी लोगों को, उनके ज़मीन के अंडर ही सभी लोगों को काम करना पड़ता था. ठीक है ना, और उनको टैक्स वैक्स भरना पड़ता था. तो वो सिस्टम, दैट इज फ्यूडलिज्म, को ख़त्म किया गया. अ न्यू सिस्टम राइज इन दैट प्लेस एंड दैट सिस्टम वॉज कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म क्या रहता है? अब कैपिटलिज्म बोलता है अ सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वे प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट. मतलब ऐसा सिस्टम कि कोई भी खोल सकता है. ठीक है ना, अगर मेरे पास आज पैसा है तो मैं अपना बिजनेस खोलूंगा और प्रॉफिट कमाने की पूरी कोशिश करूंगा. ओके, अ सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जिसके हेल्प से हम लोग अपना प्रोडक्शन, हमारा बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. वे प्राइवेटली ओन मतलब कोई भी पर्सन अपना बिजनेस चालू कर सकता था विदाउट रिक्वायरिंग टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ एनीबडी एल्स. ओके, और वो अपना बिजनेस ओपन करके profit कमा सकता था. This system was called as capitalism. Next is new social class. So capitalism gave birth to two new social class. Okay, social class means a division of person in a society. उसको कहते हैं social class. So दो नए social class को बनाए गए थे. फर्स्ट वॉज फैक्ट्री ओनर्स. फैक्ट्री ओनर्स मतलब वो आदमी लोग जो लोग दूसरे आदमी लोग को अपने फैक्ट्री में काम देते. ठीक है ना, हु एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड पेड देम वेजेस, मतलब उनको सैलरी देते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट्री ओनर्स वेर टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है ना, उनको प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव था, तभी तो उन लोग दूसरे लोगों को काम पे रख रहे हैं. दे कंट्रोल द कैपिटल मीन्स मनी. दे यूज टू कंट्रोल द कैपिटल एंड हेंस दे वर कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट. ओके, they were very prosperous and led a life of luxury. उन लोग ओनर थे फैक्ट्री के, उन लोग प्रॉफिट कमा रहे थे. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस दे वे वेरी प्रॉस्परस, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, एंड दे वे लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ. एंड ऑन द अदर हैंड एक और क्लास को डेवलप किया था, उसका नाम था वर्कर्स, हु यूज टू वर्क इन द फैक्ट्रीज ऑफ दोस फैक्ट्री ओनर. ठीक है ना, दे यूज टू रिसीव वेजेस, मतलब उनको सैलरी मिलता था फॉर देयर लेबर, जो भी उन लोग काम कर रहे हैं. They were exploited a lot and lived in a great hardship. उनको काफ़ी सताया जा रहा था, काफ़ी तंग किया जा रहा था, फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उनसे काम कराया जा रहा था. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस दे वर हैविंग अ ग्रेट हार्डशिप. काफ़ी तकलीफ उन्होंने अपने लाइफ में सही है. So next sub topic inside the impact is emergence of towns and cities. So जब industrial revolution was taking place, there was need to develop new factories, and because of developing of new factories, new machineries were installed in those factories. और वो जो मशीन को इंस्टॉल किया जाता था वो काफ़ी बड़े होते थे. इट वॉज ह्यूज इन साइज, और जिनको नॉर्मल पीपल के घर में इंस्टॉल नहीं किया जा सकता था. सो बिकॉज ऑफ दिस मशीनरी कांट बी इंस्टॉल इन द हाउस ऑफ द पीपल, फैक्ट्रीज वेर डेवलप, फैक्ट्रीज वेर बिल्ड. ठीक है, where the capitalist can install this machine, and the people working at home such as artisans were not able to compete with the industries. ठीक है ना, जो लोग घर पे अपने हाथों से जो भी गुड्स बना के बेचते थे उन लोग फैक्ट्री से compete नहीं कर पा रहे थे, and because of this they started looking for the work in the factories. Thus industrialization became the center of economic life. अब इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था, बिकॉज जो लोग घर पे भी अपने हाथों से काम करते थे वो भी वो बंद करके फैक्ट्रीज में काम करने लग गए थे. ओके, many industrial towns and cities such as Manchester and Liverpool emerged. ठीक है ना, ये दोनों cities which is in England काफ़ी फेमस हो चुके थे अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए. मैनचेस्टर एंड लिवरपूल. पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स. लोग माइग्रेट एक जगह से दूसरे जगह जाने लग गए काम के लिए, और ज़्यादा करके विलेज से सिटी में जाने लग गए. ओके, next point is growth of imperialism. So after developing industries in the country, many countries of Europe
started thinking or started focusing on two main problems. One was where to get the cheap raw material for the purpose of manufacturing the goods, and second is after manufacturing the goods where to sell these goods. ओके तो ये दो प्रॉब्लम पे उन लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे. सो द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्री, मतलब अब उन लोग ने लेस डेवलप्ड कंट्री पे उन्होंने अपना ध्यान भटकाना चालू किया. द एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना चालू की इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका. ओके, to sustain, that is to continue the progress of industrial revolution. Okay, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द इम्पेरियलिज्म. पहले समझ लेते हैं इम्पेरियलिज्म होता है क्या है. तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री अपने से वीक कंट्री पे अपना कब्जा जमा लेती है, तो उनको कैप्चर कर लेती है, उसको कहते हैं इम्पेरियलिज्म विद बाय द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज. फॉर एग्जांपल, इंडिया के ऊपर जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो सबसे पहले आके छोटे छोटे कॉलोनीज बनाए थे, ठीक है ना. एट दैट टाइम इंग्लैंड वॉज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, तो उन्होंने इंडिया पे आके धीरे धीरे अपने कब्जा जमाने लग गए और इसको कहते हैं हम लोग इम्पेरियलिज्म. ओके, एक बार रीड कर लेते हैं व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर अ वीक कंट्री बाय अ पावरफुल वन. ओके, एंड दिस फेनोमेना गेन्ड स्ट्रेंथ इन द 19th सेंचुरी. इम्पेरियलिज्म का सिस्टम कब से चालू है? इम्पेरियलिज्म, the total structure of imperialism started after the 19th century, and it was also because of industrial revolution. जब industrial revolution चालू हुआ तो जब उन लोग ने goods rapidly develop करने चालू हुए, तो अब उन लोग सोचे goods बेचेंगे हम लोग कहाँ पे. And because of all this they started establishing colonies in a weaker continents like Asia, Africa and America. And because of all this imperialism started taking place. Okay, so we have already understood that during the industrial revolution there was increase in the production of goods. Okay, so when there was increase in the production of goods, the European countries were in the need of finding new places, new markets where this manufactured goods can be sold. Okay, they were in the need of finding new sources from where they could easily get the cheap raw material. Okay, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेयर दे कुड इन्वेस्ट देयर सरप्लस अमाउंट. प्रॉफिट जो भी कमाए उसको वापस कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो सब यूरोपियन कंट्रीज सोचने लगे थे, इनके बारे में ज़्यादा फोकस करने लग गए थे. एंड दिस लेट देम टू एक्वायर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स विच वे रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कभी भी कमी नहीं थी अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट्स में, बट वे मिलिटरीली वीक. उनकी मिलिट्री इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, एंड इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने ईजिली अपने कॉलोनीज इन कॉन्टिनेंट्स में, एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में एस्टेब्लिश कर लिए. सो द रेस टू एक्वायर द कॉलोनीज पीक ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. ठीक है ना, 19th सेंचुरी के आधे में सबसे ज़्यादा रेस चालू हो चुकी थी हर यूरोपियन कंट्री के बीच में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने दूसरे वीक कंट्रीज़ के ऊपर. ओके, एंड विद द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के चालू होते होते ऑलमोस्ट एवरी नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, जो भी कंट्री में इंडस्ट्रीज इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थी, दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम यूरोप, हर कंट्री में, हर कॉन्टिनेंट में यूरोपियन कंट्री ने अपने कॉलोनीज एस्टेब्लिश करके रख लिए थे. ओके, नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड हैड बिकम अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फ्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री. हर नॉन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जिनमें इंडस्ट्रीज इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, उनके ऊपर जिन कंट्री में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, उन्होंने अपने कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर दिए थे. ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एंड स्पेन वेर द मेन कॉलोनियल पावर. ये चार कंट्री सबसे ज़्यादा फेमस थी अपने कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने के लिए वीकर कंट्रीज पे. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इम्पैक्ट दैट द इम्पेरियलिज्म हैड. ओके, सो फर्स्ट इज द कॉलोनियलिस्ट, जिन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी ओवर द वीकर कंट्री. दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द कॉलोनीज इकोनॉमिकली, मीन्स फाइनेंशियली. ओके, पैसों के मामले में उन्होंने एक्सप्लॉइट करना यानी कि परेशान करना शुरू कर दिया था. द लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉलोनीज कंट्रीज वे प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉयड. वॉट एवर द लोकल फैक्ट्रीज और द लोकल इंडस्ट्री वेर एग्जिस्टिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कॉलोनीज, उन्होंने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, सो दैट द लोकल इंडस्ट्री जो भी कॉलोनीज में काम कर रहे थे वो काम ना कर सके और हमारे गुड्स ही कॉमन पीपल खरीदेंगे. फॉर एग्जांपल, द इन्फ्लक्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स. इन्फ्लक्स मीन्स एंट्री, ठीक है ना.
चीप मशीन मेड गुड्स, मतलब जो भी गुड्स मशीन में से बन के आते थे सस्ते दाम पे, लोग कॉलोनीज बोलती थी उनको खरीदो, ना कि इंडिजिनस गुड्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। मतलब इंडिजिनस मतलब जो वहीं की गुड्स है, जो भी हमारे यहाँ पे गुड्स बन रहे। फॉर एग्जांपल जब इंग्लैंड ने इंडिया पे कॉलोनीज बनाने एस्टेब्लिश की, तो उन्होंने जो भी सस्ते में चीप मटेरियल से गुड्स बना के इंडिया में लाके बेचने की कोशिश कर रहे थे, और जो भी इंडिया में गुड्स बन रहे थे लोगों को ना बोलते थे कि ये गुड्स मत खरीदो। ओके, the colonies were treated as mere suppliers of raw material, matlab in the eyes of those developed countries, this land of Asia and African continent was just seen as a source of a raw material from where we could easily get the raw material for the purpose of manufacturing. Okay, no effort were made to industrialize colonies. It means that developed country does not took any effort to develop this type of Asian continents or African continents. Means they did not showed any interest in such underdeveloped or developing continents. Okay, उनको कुछ डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की. इन बर्मा फॉर एग्जाम्पल, विच इज नाउ नोन बाय द नेम म्यांमार, द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड हर नेचुरल रिसोर्सेज and granted themselves the exclusive right to sell the manufactured products that Burma needed. So in Burma, the British for themselves took the exclusive right. It means whatever goods the people of the Burma needed at that particular moment of time, the only Britishers will be selling those goods. Okay, the Britishers will be selling those goods and not anybody else. It means local manufacturer can't also sell their goods in their own country, and only Britishers were given the right to sell the goods in Burma, in Myanmar. Okay, agriculture too was modified, which was in the favor of imperialist countries. मतलब जैसे भी imperialist country को उस weak country में अपने agriculture करना है, उसी हिसाब से उस country में agriculture भी हो रहा था. In some colonies only 1 or 2 crops were grown. Okay, for example in Cuba was reduced to only sugar producing country. मतलब कुबा में सिर्फ एक ही तरीके का क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा था, and that was sugar and nothing else. Okay, in India too only cash crops were fetched. Cash crops were grown. Cash crops means those crops which can be sold by the farmer rather than consuming it, such as tobacco, cotton, soybean, etc., which fetched a high price in the market were encouraged. जिसका पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता था, उसी तरीके का क्रॉप्स कॉलोनीज हमको बोलती थी ग्रो करने को, मैं एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करने को. Okay, so India suffered a lot from the evils of British imperialism for many centuries. And we will going to read about this, the struggle that Indian made against this imperialism of the Britishers in this book in the letter. Okay, so there are other certain things such as the impact of industrial revolution on India. 3 points हमें दिए. First is India turned into an importer of factory made finished goods and an exporter of raw material. Import means बाहर से goods आना, export means हम बाहर goods भेजना. Okay, so India become a importer of factory made goods. Factory में जो भी manufactured goods आते थे हम लोग सब खरीद लेते थे, और raw material goods बनाने के लिए जो भी सामान लगता था वो इंडिया से बाहर जाता था. Okay, next point is, as factory made goods were cheaper than handmade goods, Indian artisans could not face the competition. So those goods which were manufactured on machine were able to get at a cheap price, at a lower price as compared to the goods made by the artisans, because it was made by using bare hands. Okay, and because of all this, Indian artisans could not be able to match with the goods that was made on the machine in England, and as a result the textile industry in India was ruined, completely destroyed. Okay, and next point is, with the decline of the textile industry there was a large scale deurbanization. जब textile industry इंडिया में decline खत्म होने लगी, there was a large scale deurbanization. Deurbanization means लोग अब शहर छोड़ के वापस अपने गांव, अपने विलेज जाने लग चुके थे. Okay, the main center of textile industries such as Murshidabad, Dhaka, that is now Dhaka, Surat, Lucknow, मसूलीपट्टनम अमॉन्ग अदर बिकम डेजर्टेड. तो ये बड़े बड़े शहर खाली हो चुके थे, लोग ये शहर छोड़ के जा चुके थे. एंड दिस ऑल वर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट हैड ऑन इंडिया. विद दिस द फर्स्ट चैप्टर इज now completed, that is the period of transition. I hope you have understood anything. Any doubt of your will be entertained. कुछ भी डाउट है आप पूछिए. ओके, एक होमवर्क है छोटा सा, इस चैप्टर के एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं. ओके, इफ़ यू कैन, ठीक है ना. अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा, कोई आंसर में कुछ परेशानी आ रही है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एनी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन, you are free to ask at any time. Okay, thank you very much.